नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों से शुरुआत करते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आधिकारिक रूप से आज शुरू हो रहा है। यह सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें वित्त मंत्री 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। भारत यूरोपियन संघ ऐतिहासिक व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इस सौदे को दुनिया भर में मैटर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। शेयर बाजार मजबूत दिखा। आज शेयर बाजार में भारी उछाल रहा। सेंसेक्स 320 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी 25,150 के पार हुआ, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ओडिशा में आज बंद। किसान संगठनों के आह्वान पर आज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओडिशा में बंद का प्रभाव जारी है। परिवहन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर दिख रहा है। सबसे बड़ी राज्य खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की दुखद मौत। आज सुबह बारामती पुणे के पास उनके चार्टर्ड विमान के क्रैश होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। साथ ही विमान में सवार अन्य 4-5 लोग भी मारे गए। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ और राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजकीय और राजनीतिक गलियारे बेहद संवेदनशील माहौल में राजनीति के शीर्ष नेताओं ने दुख प्रकट किया है और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य राजनीति अपडेट। महाराष्ट्र सरकार के आज भी यह पुष्टि की राज्य भर के स्कूलों में मराठी विषय अनिवार्य रहेगा। सभी बोर्डों और माध्यमों में लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति में यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे मुंबई के पास में गुरु आनंद दिघे की 75वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं भिवंडी में कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट में आग का हादसा भी, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज 28 जनवरी 2026 की सुबह एक बेहद ही दुखद समाचार से महाराष्ट्र की जनता शोक में डूब गई है। आइए जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर विस्तार से। आज सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अजित पवार का विमान लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान के हादसे में उनका निधन हो गया है और सभी सवारों की मौत हुई है। इस घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। क्या हुआ आज सुबह लगभग 8:40 पर मुंबई के बारामती जा रहा उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के समय नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान घटना के तुरंत बाद आग के गोले में बदल गया और वहां भारी धुआं और मलबा फैला दिखाई दिया। दुर्घटना के अहम तथ्य, विमान लार्जेट 45 आर VTSS के था, जिसे मुंबई से चार्टर्ड किया गया था। इस दुर्घटना में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ 4-5 अन्य लोग भी शहीद हुए हैं, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मचारी, सहायक और विमान चालक टीम शामिल थी। विमान बारामती हवाई पट्टे से रनवे पर लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ और विस्फोट के कारण उसमें सवार कोई भी बच नहीं सका। राजनीतिक जीवन और प्रभाव। अजित पवार महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली राजनेता थे। कई सरकारों में उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और राज्य की राजनीति में एक मजबूत हस्ती के रूप में पहचाने जाते थे। उनके अचानक निधन से राज्य राजनीति में एक बड़ा अंतराल उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई वरिष्ठ नेताओं सहित देश भर के राजनेताओं ने इस त्रासदी पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है और परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोक और भावनाएं। पूरा महाराष्ट्र आज गहरे शोक में है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लोग डॉक्टर अजित पवार के निधन पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ खेदित भावनाओं के साथ कुछ लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। क्या अगले कदम है? घटना की जांच सिविल एविएशन अथॉरिटी DGCA करेगी। प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिया है और आगे की आधिकारिक जानकारी समय समय पर दी जाएगी। अभी हाल ही में घटनास्थल से रिपोर्ट बताती है
कि विमान का मलबा फैला हुआ है और वहां आपात स्थिति की समीक्षा जारी है। राजनीतिक विश्लेषण। अजित पवार के निधन का महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। आज 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन एक विमान दुर्घटना में हुआ है। यह खबर सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि राज्य राजनीति के संतुलन को बदलने वाली ऐतिहासिक घटना है। आइए समझते हैं इसका व्यापक प्रभाव। राजनीतिक, वैचारिक और संगठनात्मक प्रभाव। नेतृत्व का बड़ा निर्वात। अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। 6 बार विधायक, उप मुख्यमंत्री और प्रमुख फैसलों के शिल्पी। उनकी अचानक कमी से एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी गठबंधन दोनों को नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ेगा। एनसीपी और उसके वारिस अब क्या? 2023 में उन्होंने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया था और खुद बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। अब उनके जाने के बाद एनसीपी के भीतर वाकई नेतृत्व संघर्ष की स्थिति बन सकती है, क्योंकि उनका अनुभव और कूटनीति पार्टी के लिए भारी थी। बीजेपी शिंदे गठबंधन की दिशा में बदलाव। अजित पवार की मौजूदगी वर्तमान गठबंधन को मजबूती देती थी, खासकर पश्चिम महाराष्ट्र में। अब यह मतदाता आधार सीधा प्रभावित हो सकता है और गठबंधन को राज्य स्तरीय चुनाव और संगठनात्मक दबाव, स्थानीय चुनाव रणनीति बदल सकती है। बारामती सहित कई पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों में एनसीपी बीजेपी को अब नई रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि पवार का जनाधार और मतदान पैटर्न उनकी शख्सियत से जुड़ा था। महाराष्ट्र राजनीति में जमीन का बदलाव। कोऑपरेटिव क्षेत्रों, ग्रामीण राजनीति और ग्राम स्तर की सत्ता संरचना में भी असमंजस पैदा होने की संभावना है। अजित पवार का प्रभाव कड़ी मेहनत और स्थानीय समर्थकों पर आधारित था। राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। सभी तरफ से शोक और प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने पवार को जनप्रिय नेता बताया और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। यह दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। राजनीतिक संदेश और वोट बैंक प्रभाव। उनके निधन से महाराष्ट्र के मराठी और ग्रामीण वोट बैंक में अस्थिरता दिखने को मिल सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां उनके समर्थकों का भारी प्रभाव था। मौजूदा राजनीति का संभवित नया नक्शा। महाराष्ट्र के अगले कुछ महीनों में गठबंधन पुनर्गठन पार्टियों को नई नेतृत्व रणनीति और गठबंधन समीकरण पर काम करना होगा। नए चेहरों को आगे लाना, उप मुख्यमंत्री की जगह और एनसीपी के भीतर वरिष्ठ नेता को पद सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनावी माहौल में बदलाव। 2024-25 के चुनावी अनुभव और पवार के निधन के बाद मतदाताओं का रुख प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष। अजित पवार सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनेता नहीं थे, वे महाराष्ट्र की राजनीति के मजबूत स्तंभ थे। उनके निधन से न केवल राज्य स्तर पर नेतृत्व का एक बड़ा खाली स्थान बन गया है, बल्कि राजनीतिक गठबंधनों, चुनावी रणनीति और पैमाने पर व्यापक बदलाव की संभावना भी है। यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, यह राजनीतिक भूभाग में बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। विश्लेषण। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र राजनीति में अगला नेतृत्व कौन उभर सकता है? 28 जनवरी 2026 को डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन राजनीतिक मैदान में एक बड़ा वैक्यूम छोड़ गया है। अब सवाल यही है, उनके बाद कौन सा नेता या कौन सी राजनीतिक दिशा महाराष्ट्र में प्रमुख रूप में उभर सकती है? आइए इसे आसान और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। पवार परिवार के नेताओं की भूमिका। महाराष्ट्र में पवार परिवार का प्रभावी काफी पुराना और व्यापक रहा था, खासकर बारामती और ग्रामीण महाराष्ट्र में। संभावित उत्तराधिकारी, पारिवारिक नेतृत्व। सुप्रिया सुळे, शरद पवार की पुत्री, अनुभवी सांसद और राजनीति में सक्रिय चेहरा। राज्य में पार्टी और परिवार दोनों के लिए संयुक्त नेतृत्व का विकल्प हो सकती है। पार्थ पवार, अजित पवार के पुत्र, युवा नेता और पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि अनुभव कम है, लेकिन भविष्य में नेतृत्व की भूमिका मिलने की चर्चाएं है। मुख्य बात, पारिवारिक नेतृत्व अक्सर संगठित समर्थन बनाता है, लेकिन पार्टी और गठबंधन के नेताओं की सहमति होना
जरूरी है। पार्टी संगठन और वरिष्ठ नेता। अजित पवार का निधन होने के बाद एनसीपी उनके गुट सेक्शन में संगठनात्मक अधिकतम सीनियर नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। वरिष्ठ संभावित नेता। छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता, भले ही अफवाहें थी कि कभी असंतोष भी था, संस्थागत रूप से वो वरिष्ठतम नेताओं में से है। पार्टी के अन्य विधायक, मंत्रिमंडल सदस्य जिन्होंने कई चुनावों, गठबंधनों और संगठनात्मक फैसलों में भूमिका निभाई है। संभव स्थिति। पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता मिलकर एक संयुक्त नेतृत्व का कोर टीम बना सकते हैं। गठबंधन का परिदृश्य। अजित पवार हाल तक भाजपा एकनाथ शिंदे की महायुति एनडीए टाइप सरकार में थे। महायुति भाजपा के दृष्टिकोण से बीजेपी और शिंदे शिवसेना को अब अपने नए उप मुख्यमंत्री को चुनना होगा। महायुति में भाजपा शिंदे के बीच पावर शेयरिंग के नए समीकरण बनेंगे। संभव है कि बीजेपी से खुद को कोई नेता उप मुख्यमंत्री बने या एनसीपी सदस्य नेता को समर्थन दे। पार्टी के पुनर्गठन की संभावना। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और उदाहरणों के अनुसार एनसीपी के दो गुटों का फिर जुड़ना। अजित पवार और शरद पवार के बीच पिछले कुछ समय में नरमी आई थी और संभावित एकीकरण मर्जर की चर्चा भी थी। खासकर स्थानीय चुनावों में सहयोग के संकेत मिले थे। अगर ऐसा होता है तो शरद पवार सुप्रिया सुळे पारिवारिक नेतृत्व फिर उभर सकता है। पार्टी महागठबंधन एमवीए की ओर लौट सकती है। संभावित राजनीतिक प्रभाव और आगे के कदम। न सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे गठबंधन समीकरण में बदलाव आएगा। दलों को सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति फिर से रीथिंक करना होगा। नए नेता को सरकार निर्माण का रोल निभाना होगा। विपक्षी दल जैसे शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस भी खुद को एकजुट और मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगे। राजनीति में अक्सर एक घटना पूरे समीकरण को बदल देती है और पवार जैसे बड़े नेता के जाने के बाद यह स्थिति बन रही है। संक्षेप में अगला नेतृत्व कौन हो सकता है? श्रेणी, संभावित नाम और कारण। पारिवारिक नेतृत्व सुप्रिया सुळे, पार्थ पवार, पवार परिवार का प्रभाव। संगठनात्मक नेतृत्व वरिष्ठ एनसीपी नेता, कोर टीम, अनुभव और संगठन। गठबंधन नेतृत्व भाजपा निर्दिष्ट नया उप मुख्यमंत्री, महायुति समीकरण। पुनर्गठन विकल्प शरद पवार के साथ पुनः मिलन। राजनीतिक सामंजस्य। निष्कर्ष, अजित पवार के जाने से कोई एक चेहरा तुरंत नहीं उभरता, बल्कि नेतृत्व का नया ढांचे और गठबंधन समीकरण का फिर से निर्माण होगा। महाराष्ट्र की सत्ता। भाजपा एकनाथ शिंदे की महायुति। गठबंधन ने 2025-26 के स्थानीय चुनावों में जीत दर्ज की थी, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत थी। अब क्या? अजित पवार के निधन के बाद भाजपा शिंदे गठबंधन को स्थानीय और ग्रामीण इलाके में अपने समर्थन को फिर से मजबूत करना पड़ेगा, खासकर पश्चिम महाराष्ट्र में जहां पवार का प्रभाव बहुत रहा है। भविष्य की संभावनाएं। भाजपा शिंदे गठबंधन किसी स्थानीय नेता को नया चेहरा बना सकता है। एनसीपी के अलग अलग गुटों के बीच संधि और पुनर्गठन की चर्चा बढ़ सकती है, खासकर शरद पवार गुट के साथ। एनसीपी के भीतर पुनर्निर्माण और संभावित एकीकरण। चित्र पहले ही बदल रहा था। हाल ही में चहला महसूस हुआ था। अजित पवार और शरद पवार गुटों के बीच कड़वाहट कम हो रही थी और संभव पुनर्मिलन के संकेत थे। क्या शरद पवार गठ पूरी तरह से पार्टी को एकजुट करेगा या एनसीपी का पुनर्गठन एक नए राजनीतिक समीकरण के रूप में सामने आएगा? अगर ऐसा पुनर्मिलन होता है तो यह महाविकास आघाड़ी एमवीए की स्थिति में नया आत्मविश्वास ला सकता है, जिससे कांग्रेस और यूबीटी शिवसेना के लिए भी नए अवसर बना सकते हैं। स्थानीय चुनावों का असली परिणाम। बीएमसी, मुंबई और पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे स्थानीय चुनावों में भाजपा स्थापित गठबंधन ने पहले ही अच्छी पकड़ बनाई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि नए नेतृत्व के बावजूद भाजपा की स्थिति फिलहाल मजबूत बनी हुई है। लेकिन अगले चुनाव जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद में स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, रोजगार, कृषि, पानी और शहरी अल्पसंख्यक मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मतदाता मनोवैज्ञानिक बदलाव।
आज के माहौल में मतदाता परंपरागत वोट बैंक पर नहीं बल्कि विकास और स्थिरता पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्थानीय चुनाव के अनुभव से भी ऐसा लिया जा रहा है कि शहरों में विकास उन्मुख राजनीति को प्राथमिकता मिल रही है। इसका सीधा मतलब लगातार परिवारवादी राजनीति वाले क्षेत्रों में वोट बैंक का संतुलन बदल सकता है। युवा मतदाता अब स्थिरता और विकास पर जोर दे रहे हैं, जो उभरती राजनीतिक नेतृत्व के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। नेतृत्व की नई सूची संभावित चेहरे: भाजपा शिंदे गठबंधन, कोई स्थानीय लोकप्रिय नेता, एमएलए, मेयर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से उप मुख्यमंत्री स्तरीय नेता। एनसीपी पुनर्गठबंधन, शरद पवार की वापसी, नेतृत्व, संयुक्त एनसीपी नेतृत्व के लिए संयुक्त टेबल प्रस्ताव। महामुंबई पुणे जैसे शहरी क्षेत्र, युवा नेता, नए अभियानकर्ता और विकास उन्मुख चेहरे। समय सीमा के आधार पर संभावित परिदृश्य, अवधि और संभावित राजनीतिक स्थिति। अगले 3 महीने गठबंधन के अंदर नए नेतृत्व का चयन और लोकल समीकरण की समीक्षा। 6 महीने एनसीपी गठबंधन में पुनर्निर्माण की दिशा स्पष्ट, नए नीति परिचय। 1 साल लोकसभा या स्थानीय स्तर पर गठबंधन समीकरण पर असर दिखाई देगा। निष्कर्ष: अजित पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को केंद्र बिंदु से हटाकर नए समीकरण की दिशा दी है। अब स्थानीय नेताओं को अवसर मिलेगा। एनसीपी के पुनर्गठन की संभावनाएं बढ़ेगी। भाजपा शिंदे गठबंधन को नए नेतृत्व समीकरण पर काम करना होगा। मतदाता विकास नीति पर ज़्यादा फोकस करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति अगले 6 महीनों में तेजी से बदल सकती है और यह बदलाव न केवल सत्ता समीकरण में बल्कि जनता के राजनीतिक मनोविज्ञान में भी स्पष्ट दिखेगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अगला बड़ा खिलाड़ी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। मुंबई समेत कई नगरपालिकाओं में भाजपा शिंदे गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत बनाया है। बीजेपी को राजनीतिक रूप से अब और भी ज़्यादा सक्रिय रहने का मौका मिल गया है, क्योंकि पवार जैसे बड़े नेता का हट जाना उसकी स्थानीय पकड़ को मजबूत कर सकता है। रणनीति: अब बीजेपी खुद को स्वतंत्र रूप से और अधिक दबदबा बनाकर सत्ता की दिशा में ले जाना। स्थानीय नेताओं को सत्ता में आगे बढ़ाकर स्थिरता और विकास पर जोर देगी, ताकि चुनावी मोर्चों पर फायदा मिल सके। पवार ग्रुप के समर्थन बिना भी बीजेपी स्थानीय नेतृत्व को आगे कर सकती है। महायुति शिंदे बीजेपी गठबंधन, भाजपा और शिंदे शिवसेना, शिंदे एसएसए गठबंधन महाराष्ट्र में अब मुख्य सत्ता गठबंधन है और पवार के जाने के बाद इसका सहारा पहले से मजबूत दिखता है। रणनीति: शिंदे बीजेपी गठबंधन नई विधायक, नगरपालिका नेताओं को आगे लाएगा। महायुति को स्थिर रखना और मध्य ग्रामीण इलाकों में वोट बैंक मजबूत करना प्राथमिक लक्ष्य होगा। बेमेल मतदाता वोट विभाजन के रोकने के लिए साझा रणनीति बनाते जाएंगे। एनसीपी का पुनर्निर्माण: अजित पवार का एनसीपी का हिस्सा अब राजनीतिक वैक्यूम में है और पार्टी को पुनर्निर्माण की दिशा से तेजी से काम करना होगा। अब कौन रणनीति बनाएगा? शरद पवार, सुप्रिया सुळे जैसे वरिष्ठ पारिवारिक नेता नेतृत्व में आगे आ सकते हैं। एनसीपी के 2 गुटों का संभव एकीकरण विचाराधीन हो सकता है। एनसीपी को किसानों, ग्रामीण वोटरों और पारंपरिक समर्थकों को जोड़े रखना होगा। रणनीति: पारंपरिक एनसीपी वोट बैंक को फिर से संगठित करना, नए स्थानिक नेतृत्व को स्थानीय चुनावों में आगे रखना, संभवतः महाविकास आघाड़ी एमवीए के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ग्रुप: उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट अब विपक्ष में सक्रिय है और स्थानीय चुनावों में अपनी हिस्सेदारी बनाने की कोशिश कर रहा है। रणनीति: बीजेपी शिंदे गठबंधन के खिलाफ विपक्ष को एकजुट दिखाना, मेट्रो क्षेत्र जैसे मुंबई में वोटर्स को स्थानीय मुद्दों पर जोड़ना, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मुद्दों और मजदूर कमजोर वर्ग पर फोकस। कांग्रेस और अन्य
दल जैसे एमएनएस आदि अभी भी विपक्ष के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र में सक्रिय है, लेकिन उन्हें बड़ा जनाधार सीमित है। रणनीति: स्थानीय मुद्दों पर काम करना, सत्ता विरोधी वोटों को एकजुट रूप से लेने का प्रयास, चुनावी फलक पर नई पहचान और नीति, वोट बैंक जोड़ना। महाराष्ट्र के अगले चुनाव पर इस सबका प्रभाव। 2030 के पहले विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र राजनीति काफी बदल चुकी होगी। बीजेपी शिंदे गठबंधन अब खुद को स्थिर दिखाने के लिए नई रणनीतियों पर काम करेगा। एनसीपी को खुद को नई पहचान, नेतृत्व संरचना में बदलाव लाना होगा। विपक्ष यूबीटी, कांग्रेस, अदर्स को नई गठबंधन रणनीति बनाने की जरूरत है। संक्षेप में राजनीतिक रणनीति दिशा: बीजेपी महायुति सत्ता में बने रहना और स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना। एनसीपी नेतृत्व पुनर्निर्माण और वोट बैंक की पुनर्संरचना। शिवसेना यूबीटी विपक्ष को संगठित करना। कांग्रेस और अन्य छोटे दल स्थानीय मुद्दों पर वोट उठाना। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति अगले 6 महीनों से 1 साल में नए समीकरण, नेतृत्व, गठबंधनों और वोट बैंक रणनीतियों पर आधारित होगी। और यह सब अजीत पवार के निधन के बाद जननी वैक्यूम ने तेज कर दिया है। ये रहे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार।